हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस हेल्थ के अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेशन के बारे में, हमारे नेशन की हेल्थ क्वालिटी के बारे में, हमारे नेशन की हेल्थ इंप्रूवमेंट के बारे में और अल्टीमेटली अपनी हेल्थ और अपनी अपनी फैमिली की हेल्थ की इंप्रूवमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो हम जिस देश में रहते हैं वहां अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की हालत क्या है। एक छोटे से वायरस ने पूरे देश की मेडिकल फैसिलिटीज की पोल खोल के रख दी है। सोचिए, आज से चार महीने पहले जिस वायरस का नाम हमने सुना भी नहीं था, उसी वायरस ने आज दुनिया भर में 3 करोड़ से अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है और जिसमें से 7 लाख लोगों की से अधिक लोगों की डेथ भी हो चुकी है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया में 30 लाख से अधिक लोग इन्फेक्टेड हैं और 57-58 हजार से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। डियर फ्रेंड्स, क्या ये डेटा काफी नहीं है ये दिखाने के लिए कि हमारी हेल्थ की क्वालिटी क्या है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अल्टीमेटली कैसे हम अपने नेशन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इस बात को प्रूव करेंगे कि अब हमें सोचने की जरूरत है इस बात को कि क्या अपनी हेल्थ को जितना हमने कोविड-19 के टाइम में सीरियसली लिया है, क्या हमेशा लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने एक ग्राफ दिखाया है और हमने टाइप्स ऑफ हेल्थ दिखाई हैं कि कितने टाइप्स की हमारी हेल्थ होती है। जरूरी नहीं है कि हमारी हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही हो, हमारे पास में स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ भी होती है। हम बारी बारी से सबको जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। माइक प्लीज म्यूट कर दें सो दैट हम लोग एक अच्छी बैंडविड्थ को एंजॉय कर पाए। तो अगर हम बात करें स्पिरिचुअल हेल्थ की तो जिंदगी में सुकून का होना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। जिंदगी में उम्मीद का होना बहुत जरूरी है और ये सब मिलके हमें स्पिरिचुअली हेल्दी बनाते हैं। हम चाहे तो किसी भगवान की शरण ले सकते हैं, चाहे तो किसी बाबा की शरण ले सकते हैं, चाहे तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। टोटली मेरा मोटिव बस कहने का ये है कि हमारे दिमाग में एक उम्मीद होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, जिससे हम अपनी जिंदगी को अच्छे से काट सकें। अगर हम बात करें सोशल हेल्थ की तो हम किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, वो हमें कितना इंस्पायर करते हैं, क्या वो हमारे लिए एस्पिरेशन है या वो हमको पीछे खींचते हैं, वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं, हमारे सुख दुख में कितना शामिल होते हैं, ये नहीं कि और यही सब कुछ वो हमारी सोशल हेल्थ में आता है। बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे और सच्चे दोस्त मिलते हैं। अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल हेल्थ की तो नए आइडियाज के लिए ओपन होना, खुले दिमाग से बात करना, खुले दिमाग से सोचना, अपने हुनर को दिन पर बढ़ाना, ये सब आता है इंटेलेक्चुअल हेल्थ में। ये अभी भी हमारे कब्जे में है और पहले भी हमारे कब्जे में था। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल हेल्थ की तो जिस पानी को हम पी रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। पिछले 20-30 सालों में एनवायरमेंट की जो कंडीशन बिगड़ी हुई है वो हम सब जानते हैं। मैं फ्रेंड्स बीकानेर में रहता हूँ, मैं एक टियर 2 सिटी है और वहाँ पे एयर अभी भी बहुत ज्यादा क्लीन है। लेकिन अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की, दिल्ली में, गुड़गांव में और चेन्नई में, बेंगलुरु में, तो यहाँ पे तीसरा आदमी लंग्स के इम्पेयरमेंट होने से परेशान है। करेक्ट? तो अभी भी इन्वायरमेंटल हेल्थ हमारे कब्जे में नहीं है। हम कितना भी पेड़ लगा लें, लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रो करती जाएंगी, एनवायरमेंट की हेल्थ हमसे दूर होती जाएगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। फिजिकल हेल्थ यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ क्या है, ये बताता है हमारा फिजिकल हेल्थ। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद में है इमोशनल हेल्थ, यानी कि हम इमोशनली कितना स्टेबलाइज हैं। हम जो भी जॉब करते हैं वहां पे कोई बॉस होता है, घर में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, मोहल्ले में पड़ोसी होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कभी ना कभी स्ट्रेस का एक कारण जो है वो बन जाते हैं। सोसाइटी में जो चेंज हो रहे हैं, मोहल्ले में क्या चेंज हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चेंज हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हमको इमोशनली डिस्टेबलाइज कर देते हैं। तो हमको इमोशनली हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल हेल्थ की तो हमारी जेब में कितना पैसा है
ये इस बात को डिनोट करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। अगर अपन बात करें 1, 2, 3, 4, 6 और 7 की, तो फिजिकल हेल्थ को छोड़ के सारी तरह की हम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने का हमको कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अपन बात करें इस कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस ने क्या किया, बहुत ऐसे फैक्ट्स को छुपा दिया हमारी आंखों के सामने से। इन फैक्ट्स को हम लोग ऑफन इग्नोर करते जाते थे। मैं आपके सामने वही फैक्ट्स जो है वो रखूंगा। हम बात करते हैं अपने देश की, तो मेडिकल खर्चे में होने वाले मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए जो खर्चे होते हैं, उसमें 1/4 हाउस होल्ड जो है जिनको लोन लेना पड़ जाता है, यहां तक को अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ जाती है। यानी हर 4 में से 1 आदमी या 1 फैमिली अपने मेडिकल बिल्स को पूरा करने के लिए कर्जे में आ जाता है। सोचिए हम किस देश में रहते हैं। फिर अगर अपन बात करें तो इंडिया में हर तीसरा बच्चा जो है वो लंग्स के डिसऑर्डर से परेशान है। फिर अपन बात करें तो 195 देश हैं इस पूरी दुनिया में, और इंडिया जो है हेल्थ के मामले में, हेल्थ के फैसिलिटीज के मामले में 154वें नंबर पे आता है। इंडिया के जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वर्ल्ड के टॉप 4 में आते हैं, लेकिन इंडिया की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो 154 रैंक पे आती है, राइट। अगर अपन बात करें तो हर साल 9 लाख बच्चे माल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं, और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और ये जो माल न्यूट्रिशन है ये उनको अपने पेरेंट्स से वसीयत में मिलता है, राइट। अगर अपन बात करें तो 61% से ज्यादा लोग जो है वो लाइफ स्टाइल डिजीज से मर रहे हैं और मरेंगे, और ये जो डेटा है वो बढ़ता जाएगा, करेक्ट। फिर अगर अपन बात करें तो 33% इंडियंस ऐसे हैं जो कि 30 साल से ऊपर हैं और मल्टीपल लाइफ स्टाइल डिजीज से परेशान है, यानी कि उनको डायबिटीज भी है और कैंसर भी है, और हो सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो, यानी कि मल्टीपल लाइफ स्टाइल डिजीज उनको है। फिर अगर अपन बात करें तो हम जिस देश में रहते हैं इंडिया, वहां पे 19 करोड़ से भी अधिक बच्चे अंडर नरिशमेंट का शिकार हैं। फिर हमारे देश में 2000 पेशेंट्स पे 1 डॉक्टर है, और फिर उसके बाद में हर चौथा हार्ट अटैक जो है वो इंडिया में होता है। फिर अगर अपन बात करें तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ये सारी डिजीज जो है वो लगभग 65% टोटल डेथ्स को कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी कि कोरोना वायरस है तो बहुत ही ज्यादा भयानक, लेकिन उनसे ज्यादा भयानक रिजल्ट्स जो हैं वो हमको डायबिटीज, हार्ट डिजीज और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आते हैं। ये एक ग्राफ है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 2017 में छपा था। जाहिर सी बात है आज का जो डेटा होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। 26% लोग इंडिया में हार्ट डिजीज से परेशान हैं, 2% लोग डायबिटीज से परेशान हैं, 13% लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, 7% लोगों को कैंसर है, और 28% लोगों को कम्युनिकेबल मैटरनल या पैटर्नल यानी कि जो कि उनको जेनेटिक्स में होता है वो है। तो अगर अपन बात करें तो 75% ऑफ द टोटल डिजीजेस में हार्ट, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी, कैंसर और हेरिडिटरी, ये 5 वजह हैं जो कि 75% डिजीज को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी तरीके से इन 5 चीजों पे कब्जा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी फैमिली की लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपने फ्रेंड्स की लाइफ को और उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अमर हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जिस तरीके की लाइफ हम लोग जीते हैं उस लाइफ में अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो क्या ही कहें, राइट। ये देखिए, ये है हमारी लाइफ स्टाइल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है स्ट्रेस। हम लोगों की खुशियों से परेशान है, हम लोगों के दुखों से परेशान है, हम किस बात से परेशान नहीं है। कोई एक्टर फांसी लगा लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, महंगाई बढ़ रही है तो हम परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है तो भी हम परेशान हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परेशान होना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे पास में परेशान होने के अनगिनत कारण मौजूद हैं, और ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डैमेज कर रहा है। फिर अगर हम बात करें ओवर ईटिंग की, तो आज हम लोग 0 कैलोरी फूड्स को अपना रहे हैं। 0 कैलोरी फूड्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें कोई कैलोरी नहीं होती और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ड्रग्स में पढ़ना, ड्रग्स में इन्वॉल्व होना, जरा सी उम्र के बच्चे ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू इन सब चीज में इन्वॉल्व हैं। इनएक्टिविटी,
पहले के जमाने में जो ऑफिस में काम हुआ करता था वो फील्ड वर्क हुआ करता था। आज चूंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सब कुछ जो है वो मशीनाइज्ड हो गया है, तो हम लोग ऑफिस में जाते हैं, एक टेबल कुर्सी पे बैठ जाते हैं और इनएक्टिविटी के चलते बहुत सारी डेंजरस लाइफस्टाइल को हम लोग वो करते हैं। हम लोग बात करें स्लीप पैटर्न की, तो मोबाइल एक नेट लगा उसमें, तो अगर हम लोग बात करें मोबाइल फोन की, तो टीवी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और इसे बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिसने हमारे स्लीप के पैटर्न को डिस्टेबलाइज कर दिया है। फिर अल्टीमेटली आता है इम्बैलेंस डाइट। जो धनिया हम लोगों ने आज से 20 साल पहले खाया था, जिस धनिया की खुशबू आज से 20 साल पहले किचन में महका करती थी, आज वो धनिया की खुशबू गायब हो गई है, राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ स्टाइल को डैमेज और अफेक्ट करते हैं। अगर हम इन्हीं को अपने कब्जे में कर लें, हमारी हेल्थ जो है वो अल्टीमेटली इंप्रूव हो जाती है। अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ की, तो फिजिकल हेल्थ बेसिकली 4 पिलर पे टिकी होती है। ये चारों पिलर को हमको इक्वली मैनेज, मेंटेन और बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पिलर ज्यादा बढ़ा लिया और सेकंड पिलर कम कर दिया तो आपकी हेल्थ जो है वो बैलेंस हो जाएगी, नहीं। ये 4 पिलर क्या है आइए जानते हैं। पहला पिलर है एक्सरसाइज। आज के भाग दौड़ भरे समय में लोगों के पास में एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है। फिर भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हर वो काम जो कि आपकी हार्ट बीट को लगभग 50% से बढ़ा दे, आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर दे, वो काम एक्सरसाइज में आता है। हम झाड़ू पोछा भी लगा सकते हैं, ये भी काम भी एक्सरसाइज में आएगा। तो कुल मिला के हमें लगभग 7 से 8 हजार कदम के बराबर एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। फिर अपन बात करें तो आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा मानसिक रवैया। हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये प्रूव करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। ग्लास में पानी आधा भरा है, ग्लास में पानी आधा खाली है, ये हमारे एटीट्यूड को ही डिफाइन करता है। और कहते भी हैं कि जितना अच्छा हमारा एटीट्यूड होगा लाइफ में, उतना ही अच्छा हमारा एल्टीट्यूड भी होगा। तो हमें आई कांट डू इट से आई कैन डू इट वाले एटीट्यूड को अपनाना है, राइट। फिर अगर अपन बात करें रेस्ट, थर्ड पिलर की, तो ये होता है रेस्ट। दोस्तों, नींद लेना, 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं दावे से कह सकता हूं उस बात को कि जैसे ही हम लोग जॉब में जाते हैं, उस 6 से 8 घंटे की नींद को कम करना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम में जो कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बेड पे लेटने के बाद भी लगभग 56 से 60% लोग जो है वो कम से कम 1 घंटे मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यकीन मानिए, उस 1 घंटे के टाइम में लगभग 40 मिनट्स टाइम ऐसा होता है जिसमें वो यहाँ वहां की चीजें ओपन कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक ऑफिशियल डेटा है, राइट। तो हमें 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। ये नींद ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल सुकून भरी हो, और जैसे ही हम सुबह उठें तो मन से वाकई में निकले कि हाँ भाई गुड मॉर्निंग। और फिर भी हम कैसे भी करके ये तीनों चीजें अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें चौथे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर की, तो वो होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हमारे हाथ में ना तो पहले कभी था ना अब रह गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं, खेती जिस जमीनों में होती थी वो जमीनें कम हो रही हैं, पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन वो जो पैदावार है उसके पीछे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बहुत सारी चीजें जो है वो मिलाई जा रही हैं। आज के जमाने में वो फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं जो कि इंडिया में होते ही नहीं है। जैसे आपने नाम सुना होगा ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट बेसिकली थाईलैंड में होता है। थाईलैंड से इंडिया अगर अपन बात करें तो एयर डिस्टेंस जो है वो लगभग 10 घंटे का रास्ता है। सोचिए, एक ड्रैगन फ्रूट अगर तुरंत तोड़ के तुरंत फ्लाइट में चढ़ा दिया गया तो भी 10 घंटे बाद में हमारे पास में अवेलेबल रहेगा। ये चीज आपने शायद ऑब्जर्व करी हो कि अगर गुलाब को उसकी टहनी से तोड़ दिया जाए तो वो गुलाब 2 दिन में सूख के मुरझा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि वो ड्रैगन फ्रूट या वो कीवी फ्रूट मुरझा नहीं रहा है और हमारे पास में महीनों भर के लिए अवेलेबल है। उसमें एसिटिलीन गैस का छिड़काव होता है जो कि उसको फोर्सफुली फ्रेश बनाए रखता है। सोचिए, जो हम खा रहे हैं, क्या पता वो कोल्ड स्टोरेज का हो कि वो खेत से आ रहा हो, इस बात का कोई स्टिकर, कोई लेबल, कोई गारंटी नहीं है। तो न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रिशन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और यही वजह है कि 75% से अधिक डिजीज जो मैंने आपको पहले बताई थी
उनका कहीं ना कहीं रूट कॉज जो है वो न्यूट्रिशन से ही शुरू होता है। ये देखते हैं कैसे। अगर अपन बात करें हमारी बॉडी की, बॉडी है वो बनती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से, वो बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, वो बनते हैं मल्टीपल टिश्यू से, और वो बनते हैं सेल से। हमारी बॉडी में 13 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 13 बार जीरो लगा होता है, तो 13 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। वो मिला के बहुत सारे बिलियंस ऑफ टिश्यूज बनाते हैं, वो सारे वो मिला के बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनती है हमारी बॉडी, राइट। तो हमें जो भी डिजीज हम फेस करते हैं, बी इट डायबिटीज, बी इट कैंसर, बी इट आर्थराइटिस, बी इट फटीग, बी इट ओबेसिटी, कहीं ना कहीं हमें या तो ऑर्गन पे या तो ऑर्गन सिस्टम पे ही दिखती है। लेकिन जो चीज आज में ऑर्गन पे दिख रही है वो आज से 8 से 10 साल पहले सेल्स के लेवल पे शुरू हो चुकी होती है। यानी अगर हम अपने सेल्स की हेल्थ को 100% हेल्दी इंश्योर कर लें तो हम 90% से ज्यादा डिजीजेस को रोक या इरेडिकेट कर सकते हैं। हम जो खाते हैं वो होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन या फिर मीट, लेकिन सेल्स को जो चाहिए होता है वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और फैटी एसिड। हमारी क्या है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चिकन, पनीर, पानी के बताशे, पाव भाजी, टिकिया, पिज्जा, छोले भटूरे, ये सब कुछ। लेकिन हमारे सेल्स की भाषा क्या है? हमारे सेल्स प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैटी एसिड, जिंक, कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब को जानते हैं। तो अगर हम अपने सेल्स को वो देना शुरू कर दें जो उनको चाहिए, तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी तरीके से रह सकती है, और फिर एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहेगा, और फिर एक हेल्दी बॉडी मिल के एक पूरी फैमिली को एक बेहतरीन हेल्थ, बेहतरीन लाइफ दे सकती है। ये वो न्यूट्रिशन के कलर हैं जो हमें चाहिए होता है। व्हाइट हमें चाहिए होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, ग्रीन हमको चाहिए होता है हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स आए हैं एयर के थ्रू उसको रिमूव करने के लिए, येलो हमें चाहिए होता है ब्यूटी के लिए, ऑरेंज हमें चाहिए होता है हमारे सेल्स के डिजनरेशन को रोकने के लिए, रेड हमें चाहिए होता है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, पर्पल हमें चाहिए होता है हमारे सेल्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उनको लॉन्ग लास्टिंग बना रखने के लिए। तो अब अपनी लास्ट की 10 डाइट को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि उनमें इन 6 में से कितने कलर मौजूद है। मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ पे बैठे 45 लोगों में से 50% लोगों की थाली में 3 या 4 से अधिक कलर नहीं होंगे। हम कोशिश करके देख लें तो भी हम ये 6 के 6 कलर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स जो है वो बहुत खराब हो गई है। हम वो चीज खाते हैं जो हमारी जुबान को अच्छी लगती है, जबकि हमें खाना वो चाहिए जो हमारी बॉडी को पसंद है, राइट। तो इस तरीके से हमने खुद ही अपनी बॉडी को जो है वो डैमेज कर दिया है। अगर अपन बात करें मेन न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स में हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स और फाइबर। इन सब का रोल अलग अलग होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और वाटर भी चाहिए होता है। पर अगर अपन बात करें उन चीजों की जो हम नहीं ले पाते, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे लिए एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, अनाज, मक्का, कुछ भी। तो अगर अपन बात करें प्रोटीन की, तो हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, और 70% पानी के बाद में जो भी चीज होती है वो होती है प्रोटीन। नाक, कान, गला, बाल, मुंह, दांत, जो भी हमारी बॉडी में दिख रहा है, जो भी कुछ बनता है, वो सब का सब प्रोटीन का ही बना होता है। अगर अपन बात करें फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड यहाँ पे गुड फैट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये हमारे सेल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें विटामिन और मिनरल्स की, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ फाइबर की, तो ये हमारी बॉडी के लिए रफेज यानी कि खुरदरेपन का काम करते हैं, और हमारी बॉडी से वेस्ट चीजों को क्लीन करते हैं। सोचिए, हर चीजों का काम अलग अलग। अब याद करिए, आपने अपनी थाली में पिछली बार प्रोटीन डोमिनेंट डाइट कब खाई थी, फैटी एसिड डोमिनेंट डाइट कब खाई थी, विटामिन मिनरल की अगर अपन बात करें तो पूरे विटामिन मिनरल लेने के लिए हमें लगभग 5 किलो सब्जियां और फ्रूट खाने पड़ेंगे, राइट। अगर अपन बात करें फाइबर की, तो फाइबर हम लोग वैसे भी सिर्फ शादियों में ही खाते हैं, सैलेड के फॉर्म में। तो ये सब कुछ वो चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। तो अल्टीमेटली हमारी जो डाइट है वो क्या है, उसमें से फाइबर का लैक हो गया है, फाइबर की कमी हो गई है। तो जो फाइबर की कमी हो गई है,
तो उससे लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल, इन चारों ऑर्गन्स में डैमेज हो रहा है। फाइबर जो है वो चूंकि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को स्टमक के डिसऑर्डर, इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स जो है वो होते हैं। फिर अगर अपन बात करें तो हमारी डाइट में हाई अमाउंट ऑफ फैट्स है, जो हम लोग खाते हैं बैड फैट के फॉर्म में, समोसे, कचौरी और ये सब कुछ। तो फैट्स क्या करते हैं बेसिकली, बैड फैट हमारी, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बेसिकली हमारी एक वेन है, और वेन में जो येलो येलो पार्ट है ये है कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी वेन्स और आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि हमारी वेन्स और आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं, और अल्टीमेटली या तो हमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या बाईपास, इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। एक एंजियोग्राफी में लगभग 13 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। सोचिए, अगर आज से हम लोग ये फैसला करें कि अपने हार्ट की हेल्थ को इंश्योर करेंगे तो कितने पैसे बच सकते हैं, कितना ट्रॉमा बच सकता है, राइट। फिर अपन बात करें तो एम्प्टी कैलोरी फूड की। एम्प्टी कैलोरी फूड बेसिकली वो होते हैं जिनमें विटामिन, मिनरल्स और गुड फैट्स नहीं होते हैं, जैसे कि मैदा, ये बेसिकली एम्प्टी कैलोरी फूड है। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गए, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, तो ये सब हमारी भूख को तो टेम्परेरी तो मार देते हैं, बट उनसे हमें कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है, ये फूड हमारे स्टमक को धीमे से बाईपास करके हमारे स्टमक के चारों तरफ ओबीज हमको बना देते हैं। ये होता है एम्प्टी कैलोरी फूड। फिर आज जो हमारे जो खाने हैं उनमें फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फास्ट फूड बेसिकली वो खाने होते हैं जो कि तुरंत हाई टेम्परेचर पे कुक कर दिए जाते हैं। जैसे ही हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज कुक होती है, उसके न्यूट्रिशंस, उसके न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं, और वो हमारे लिए फ्री रेडिकल होते हैं। जो लोग केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो बेसिकली फ्री रेडिकल क्या होता है, ये ऐसे चीज होते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, खुद तो स्टेबलाइज हो जाते हैं और हमारे सेल्स को डिजेनरेट कर देते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे लोहा कितना भी मजबूत हो, अगर पानी की उस पर एक बूंद पड़ी रह गई तो धीमे 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 उसमें जंग लग जाती है। इसी को बोलते हैं लोहे पे फ्री रेडिकल के अटैक का होना। फिर हमारी डाइट में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई है, और इसीलिए हम अक्सर छींक, बुखार, खांसी, जुकाम में बने रहते हैं। डॉक्टर्स के हिसाब से अगर आपको एक साल में 3 या 4 या उससे अधिक बार छींके, जुकाम या खांसी होता है तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आप बहुत जल्दी किसी न किसी बड़ी बीमारी के शिकार होने जा रहे हैं, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि हम खाते हैं, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिशनल गैप जो है वो होना शुरू हो जाता है। यानी हमको अभी तक ये तो पता लग गया कि हमारी बॉडी में क्या चाहिए होता है और कैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का गैप जो है वो भर गया। अब अगर हमको न्यूट्रिशन के गैप को भरना है, हमें एग्जैक्टली वही चीज भरनी होगी जो हमारे बॉडी में चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको अगर कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी है और हम उसको प्रोटीन से भरें तो वो गैप भर जाएगा, नहीं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की तो हमें प्रोटीन से ही भरना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट कि अपने माइक को प्लीज डिस्टर्ब ना हो, राइट। फिर देखते हैं हमारे सेल्स को क्या क्या चाहिए होता है। हमारे सेल्स को बेसिकली दो तरह की चीजें चाहिए होती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वो जो हमें अधिक क्वांटिटी में चाहिए होता है, इनका रोल बहुत मेजर होता है, और माइक्रो वो जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, याद रखिएगा मैं गुड फैट्स की बात कर रहा हूं, मैं फैट्स की बात नहीं कर रहा हूं, पानी, ऑक्सीजन और फाइबर। और अगर अपन बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट की तो विटामिन और मिनरल। हर खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक तरह के खाने में अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमें अपने खाने में वैरायटी भी लेके आनी पड़ेगी। अब क्या होता है जब हमारे सेलुलर लेवल पे से कोई भी डिजीज जो है वो हमारे ऑर्गन की तरफ बढ़ती है, तो क्या होता है, पहला सिम्टम हमें थकान के रूप में महसूस होता है। हम चीजों को धीमे धीमे से भूलने से लगते हैं, इरिटेशन का होना, ओवर स्ट्रेस का महसूस होना, या स्टेमिना और स्ट्रेंथ में कम लगना, ये वो सिम्टम होते हैं जो बेसिकली इस बात का इंडिकेशन होते हैं कि बॉस आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इट इज द टाइम टू थिंक ओवर, राइट। और फिर अल्टीमेटली
क्या होता है, हम धीमे से बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमने एक कहावत सुनी थी कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन आज की डेट में एप्पल खुद ही हेल्दी नहीं रह गया है, तो कैसे हमें हेल्दी रखेगा। ये एक एप्पल है और वो जो कटा हुआ पार्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो भूरी भूरी सी एक लेयर है, ये बेसिकली फ्री रेडिकल का अटैक है। आज से लगभग 20 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसमें ये चीज पाई गई थी कि अगर आप एप्पल को फ्रेश काट देते हैं तो उसमें सेकेंड्स में वो ब्राउन लेयर जम जाती थी, यानी कि वो एप्पल बहुत ज्यादा फ्रेश था। आज हम लोग जो एप्पल काटते हैं उसमें 2-3 घंटे तक भी वो लेयर नहीं जमती, यानी उस एप्पल में कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं जो कि उसको जबरन तो फ्रेश रखने पे मजबूर किए हुए हैं। तो दोस्त, जब एप्पल खुद ही हेल्दी नहीं है तो हम कैसे ये महसूस कर सकते हैं कि जो एप्पल, जो अनानास, जो संतरा हम खा रहे हैं वो हमें हेल्दी रखेगा। और जब ये बात आती है तो मैं कुछ डेटा आपके सामने और शेयर करूंगा। इंडिया में 93% लोग प्रोटीन के डेफिशिएंट हैं और इन 93% लोगों में मैक्सिमम लोग वो हैं जिनको की लगता है कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। ये ICMR का एक डेटा है। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका एक डेटा है कि 93% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। 67% विमेन्स को आयरन की कमी है, 70% लोगों को विटामिन डी की कमी है और लगभग 56% लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। इसीलिए उनको स्टमक के जो डिसऑर्डर हैं वो परमानेंटली बने रहते हैं। सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग भी उन्हीं किसी रेंज में हो? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हर जगह पे होते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज में होते हैं, ये पोल्यूशन में होते हैं, ये स्ट्रेस में होते हैं, ये डाइट में होते हैं। और ये ऐसा क्या करते हैं, ये हमारे सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, हमारे सेल्स को डिजनरेट कर देते हैं। अब सोचिए, जो 13 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में हैं, अगर वो स्लो प्रोसेस के साथ में डिजनरेट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली एक बहुत मेजर डिजीज होती है, इसको बोलते हैं कैंसर। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले कैंसर उन लोगों को हुआ करता था जो लोग सिगरेट वगैरह पीते थे। आज के टाइम पे सिगरेट पीने वालों को कैंसर कम होता है, ना पीने वालों को अधिक होता है। आज के टाइम पे कैंसर की इतनी ज्यादा वैरायटी हो गई है, ब्लड कैंसर, स्टमक कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर, की कुछ कहने को नहीं है, राइट। पहले सिर्फ लंग्स का कैंसर ही हुआ करता था। वजह यह है कि पहले जो चीजें लंग्स को डैमेज करती थी, आज वही चीजें पूरी बॉडी को डैमेज कर रही हैं। सोचिए हम कहाँ हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है वो डैमेज होती है और इससे हम किसी न किसी डिजीज की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में कंप्लीट और बैलेंस न्यूट्रिशन की कमी है और अंत में सवाल ये उठता है कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड है कि चाय, 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी होनी चाहिए और किसी ने गलती से उसमें आधा चम्मच चीनी डाल दी है, तो लॉजिकली, साइंटिफिकली, इमोशनली क्या कहा जाएगा कि चाय में आधे चम्मच की कमी है और उसमें आधे चम्मच चीनी आप और डाल दीजिए, यानी कि आधे चम्मच चीनी की सप्लीमेंट्री है, आधे चम्मच चीनी को आप सप्लीमेंट कर दीजिए। तो उसी तरह से WHO ने एक टर्म डिजाइन किया, इसको बोलते हैं हम लोग रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि RDA। ये RDA इस बात को तय करता है कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको RDA के बारे में बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि हमें कितना और क्या चीज खानी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक ये बात तो तय हो गई कि हम जो खा रहे हैं उसमें कमी है और अल्टीमेटली हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इनको बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं RDA को। RDA बेसिकली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। जैसे अगर अपन बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें 1 ग्राम हमारे बॉडी वेट के अनुसार लेना पड़ता है, राइट। अगर अपन बात करें गुड फैट की, तो गुड फैट जो हमें ओमेगा 3 के फॉर्म में मिलते हैं वो हमें 1000 से 1500 mg रोजाना लेने पड़ते हैं। अगर अपन बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम हमें 1200 से 1500 mg रोजाना लेना पड़ेगा। अगर अपन बात करें आयरन की, हमें 25 मिलीग्राम आयरन हमें डेली खाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैल्शियम, आयरन, विटामिन A, B, C, D, E, K और बहुत कुछ होता है। मैं यहाँ पे मेजर आपको बातें जो है वो बता रहा हूँ। अब आप लोग ये तय करिएगा कि जो भी खाना आप लोग खा रहे हो, डिस्पाइट ऑफ इट्स हेल्दीनेस, डिस्पाइट ऑफ इट्स प्योरिटी, डिस्पाइट ऑफ इट्स कंसंट्रेटेडनेस,
ये सब कुछ आप ये तय करिए कि आपकी बॉडी में कितना जा रहा है। अगर अपन बात करें प्रोटीन की, तो 1 लीटर दूध में 30 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको लगभग 2.25 लीटर दूध पीना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो दूध जो है वो फैट फ्री हो। 1 लीटर दूध आता है लगभग 60 रुपए के आसपास का, 2 किलो दूध हो गया लगभग 120 रुपए के आसपास का। और उसके बाद में उस दूध को पचाने के लिए आपको कितनी रनिंग करनी पड़ेगी ये आप जानिए। अगर अपन बात करें गुड फैट की, तो आधा किलो अखरोट अगर हम खाते हैं तो हमें 300 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है, कि गुड फैट का बेस्ट रूप होता है। आधा किलो वॉलनट आपको जरूर खाना चाहिए। फिर अगर अपन बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के 1000 mg लेने के लिए हमें लगभग 1 किलो दूध लेना पड़ेगा। 2 किलो दूध तो हम पहले से ही ले रहे थे, 1 किलो उसमें से और जोड़ लीजिएगा। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन बहुत आसानी से हमें अवेलेबल है। 2 कप पालक हमें रोज खाना पड़ेगा। अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि पिछली बार आपने पालक कब खाई थी और उसके पिछली बार आपने पालक कब खाई थी। मैं अगर यही बात अपने आप से पूछूं, मैंने पिछली बार पालक जो है वो किसी फ्रेंड के यहाँ पे खाई थी, पालक पनीर की फॉर्म में, तो शायद फरवरी या फिर जनवरी के आसपास की बात है। मैंने पालक अपनी डाइट में शामिल नहीं किया। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये इस बात को बताती हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है आरडीए के हिसाब से। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये WHO की कही हुई बात है। आप किसी भी चीज का आरडीए गूगल पे चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर अपन बात करें उस गैप को पूरा करने की, तो मैं अब तक इस बात से ये आपको बता चुका हूं कि हमारी बॉडी में खाने की कमी है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और उनको हम लोगों को किसी भी तरीके से पूरा करना है। या तो हम लोग उसको फूड्स के जरिए से पूरा कर लें, दूध पी के, अखरोट खा के, पालक खा के, या हमें स्मार्ट तरीके से फूड सप्लीमेंट्स की तरफ बढ़ना हमारी मजबूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें फूड सप्लीमेंट्स की, तो मैंने अपनी फैमिली में पिछले 2-3 सालों से मैं एक ब्रांड को यूज कर रहा हूँ। उस ब्रांड की हिस्ट्री, उस ब्रांड को यूज करने की वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमको 2 तरह से अवेलेबल हैं। एक तो वो जो कि ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जिनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है। दूसरे वो जो कि सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं केमिकल लेबोरेटरी में, जिनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब, फाइटो मतलब प्लांट और न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट से निकले हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी हमें पहचानती है। हमारी बॉडी पालक के आयरन को पहचानती है, हमारी बॉडी लोहा मंडी में मिलने वाले आयरन को नहीं पहचानती। मैग्नेट लोहा मंडी में मिलने वाले आयरन में चिपक जाता है, जबकि मैग्नेट पालक में नहीं चिपकता, क्योंकि पालक में भी आयरन होता है, राइट। तो सोचिए हम जो खा रहे हैं हमें किस तरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो अगर अपन बात करें नेचुरल सप्लीमेंट्स की, तो ये वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और सिंथेटिक की अगर अपन बात करें तो ये केमिकल लैब में बनते हैं। फ्रेंड्स, आज के जमाने में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि केमिकल फ्री हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पूरी तरीके से हर्बल हो। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ होता है। हम जिस पानी को पीते हैं उसमें भी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है, यानी कि सब कुछ केमिकल से ही बना हुआ है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि केमिकल फ्री हो। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि ये केमिकल नहीं है, ये पूरी तरीके से हर्बल है, नेचुरल है, तो वो मूर्ख बना रहा है। चीजें क्या होती हैं, ऑर्गेनिक या सिंथेटिक। तो अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक की, तो ये क्या होता है, ईट राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। यानी किसी ने कहा है द फूड यू ईट कैन बी आइदर द सेफेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन और द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन। यानी जो खाना आप खा रहे हैं या तो वो सबसे ज्यादा सेफ और पावरफुल मेडिसिन हो सकता है, या स्लो फॉर्म ऑफ पॉइजन भी हो सकता है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि गुड फूड कैन प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल द डिजीजेस, यानी कि अच्छा खाना 95% रोगों से हमें दूर रख सकता है। सोचिए, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम डॉक्टर के पास में जाएं, कोई नहीं चाहता कि हमारे ब्लड का सैंपल टेस्ट हो, कोई नहीं चाहता कि हम अस्पताल के बेड में जाके लेटें। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना पड़ेगा कि वो डिजीज ना हो। और कोई भी डिजीज का प्रिवेंशन लाइनस पॉलिंग के हिसाब से 95% अच्छे खाने से कर सकते हैं।
तो अगर अपन बात करें राइट सप्लीमेंटेशन की, तो इसकी जो जर्नी होती है ये क्या होती है, जब आप जर्नी जानेंगे तो आपको ये मदद करेगा तय करने में कि कौन से ब्रांड को यूज किया जाए, राइट। तो एक सप्लीमेंटेशन की शुरुआत जो है वो एक बीज से होती है। उस बीज को एक मिट्टी में डालते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो मिट्टी जो है वो कौन सी तरह की सॉइल है, लेकिन अगर वो मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल हो तो उसमें उसके पौधे के अच्छे निकलने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो सीड को हमने सॉइल में डाला, सॉइल के बाद में हमने उसमें पानी को डाला, पानी के बाद में हमने उसमें अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया, टेक्निक के बाद में हमने उससे जो पौधे बने उसको निकाल लिया, और उसके बाद में हमने अल्टीमेटली एक सही सप्लीमेंट जो है वो मिल गया, करेक्ट। फिर मैं स्लाइड पे वापस आऊंगा। अब अगर अपन बात करें तो मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूं उसमें जो सीड है वो नॉन जीएमओ है। नॉन जीएमओ क्या होता है? नॉन जीएमओ होते हैं जिनमें की जेनेटिकली कोई छेड़खानी नहीं करी गई होती है। आपने देखा होगा कि लौकी में इंजेक्शन लगा दिया और लौकी जो है वो बड़ी हो गई, तरबूज में सुई लगा दी गई तो तरबूज लाल हो गया, गाय को सुई लगा दी गई तो गाय का दूध जो है वो डबल हो गया। तो ये सब जो है वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस हैं। तो ऐसे बीज का इस्तेमाल जिसमें से जिनके जीन्स में कोई भी छेड़खानी ना करी गई हो उनको बोलते हैं नॉन जीएमओ सीड। फिर सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड जो होती है वो होती है ज्वालामुखी के आसपास की लैंड, क्योंकि मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल होते हैं, वो भी मिट्टी के गहरे। तो जब ज्वालामुखी फटता है और उसके बाद से जो मिट्टी बाहर निकलती है लावा के फॉर्म में, वो सबसे अधिक फर्टाइल होती है। फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा प्योर पानी होता है ग्लेशियर। सोचिए, आपने सुना होगा कि गंगा जी के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है उसका सोर्स है गोमुख, राइट, क्योंकि ग्लेशियर से मेल्ट होके बन रही है। तो अगर ग्लेशियर के पानी को ही हम लोग यूज करें खेती करने में तो कितना बढ़िया रहेगा। फिर आती है सही टेक्निक। सही टेक्निक मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी एक बीज जो आपने डाले उस बीज से जो बहुत सारे पौधे निकले, तो हर पौधे की जो पोटेंशियल है, जो पोटेंसी है वो अलग अलग होगी। उसमें से सबसे अधिक ताकतवर पौधे को चुन के सबसे अधिक ताकतवर चीज को निकालना, उसको बोलते हैं जीएमपी। फिर क्या हुआ? राइट प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको तुलसी का सेवन करना है, राइट, तो हमारे देश में लगभग, हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 21 तरह की तुलसी जो है वो मौजूद है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन सी ब्रीड की तुलसी सबसे ज्यादा पोटेंट होती है। हमने ये पता कर लिया। फिर हम एक बाग में गए और हमने ये पता किया कि उस पूरे बाग में, उस पूरे रामा तुलसी के बाग में कौन सा पौधा सबसे अधिक ताकतवर है, हमने ये भी पता कर लिया। फिर उसके बाद में हमको ये पता करना है कि उस पौधे में सबसे अधिक ताकतवर पत्ती कौन सी है। फिर उस अधिक ताकतवर पत्ती में सबसे अधिक पोटेंशियल एलिमेंट कौन सा है, जिसको हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। वो पता करने के बाद में अगर हम उसको खाते हैं तो हमें जाकर तुलसी का सही फायदा मिलता है। क्या आपको पता है ये बात कि तुलसी के पत्ती खाने से कैंसर हो जाता है? क्योंकि तुलसी के पत्तियों में कैडमियम और मर्करी जैसे हैवी एलिमेंट्स भी होते हैं, राइट। लेकिन मैं जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूं उस ब्रांड को, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तो ब्रांड की बात कर रहा हूं, उस ब्रांड को वर्ल्ड में 1934 से वो ब्रांड शुरू हुआ था, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नॉन जीएमओ सीड्स का इस्तेमाल, एक्टिव इंग्रेडिएंट और जीएमपी के चलते उसको लीड गोल्ड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। दुनिया में एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसको लीड गोल्ड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। सोचिए, दुनिया में पहला, एकमात्र और बेस्ट। हम जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं उस ब्रांड का नाम है न्यूट्रीलाइट, और न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का बिगेस्ट, बेस्ट और ओनली ब्रांड है क्योंकि ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन को मैन्युफैक्चर करता है। 5000 एकड़ के इनके ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जिसको इन्होंने ज्वालामुखी के आसपास की लैंड को कैप्चर करके इन्होंने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में ये लोग ग्लेशियर के पानी का यूज करते हैं और वही सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने आपको पहले बताई। इसमें हमारे सामने यहाँ पे 6 रेंज हैं: फाउंडेशन रेंज, हार्ट हेल्थ रेंज, किड्स हेल्थ रेंज, स्पेशल रेंज, बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ रेंज, और लास्ट में अभी जो 2 साल पहले नया आया हमारी हर्बल रेंज। ये 3 प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रोटीन, एक मल्टीविटामिन और एक ओमेगा। अगर ये 3 प्रोटीन, मल्टीविटामिन मतलब विटामिन और मिनरल, अगर 2, 3 और एक ये ओमेगा अगर आप अपनी बॉडी में लेते हैं
तो लगभग 70% से जो डिजीज जो हमको हो रही थी, जो हमने देखा था पहले, वो हमें नहीं होंगी। इस बात की श्योरिटी 80% से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअली में उतने ही आरडीए का इस्तेमाल किया गया है जो आरडीए हमारी बॉडी को चाहिए होता है। आइए देखते हैं कैसे। यह है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। इस प्रोटीन की क्वालिटी की अगर इक्विवेलेंसी की अगर अपन बात करें तो जो माँ का पीला गाढ़ा दूध होता है ये इसके इक्विवेलेंट होता है, राइट। ये 100% प्लांट सोर्स से बना हुआ है, टेस्टलेस है, 100% डाइजेस्टेबल है, 82% सोय कंटेंट है और इसका पीडी कास्ट स्कोर जो है वो 1 है। ये स्कोर 1 उसको ही मिलता है जो WHO के द्वारा मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट, मैक्सिमम अमीनो एसिड कंटेंट, मैक्सिमम डाइजेस्टिबिलिटी ऑफर करता है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और लैक्टोज फ्री है। अगर अपन बात करें मल्टीविटामिन की, तो इस एक मल्टीविटामिन के टैबलेट में 13 विटामिन और 11 मिनरल अवेलेबल है। अगर इसको आप अपनी डाइट में लेना चाहते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, तो आपको लगभग 5 किलो 6 रंगों के फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। और उसी का रूप ये है सप्लीमेंट के फॉर्म में, इसको हम लोग डेली के नाम से जानते हैं। 100% प्लांट सोर्स है। इट इज इक्वल टू 5 kg फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मोर देन 1000 क्वालिटी टेस्ट हैं और न्यूट्रीलॉक कोटिंग है। ये कोटिंग इंश्योर करती है कि सारे विटामिन और मिनरल्स जो है वो जहां जहां डिसॉल्व होने चाहिए वहीं पे डिसॉल्व हो। और फिर ये है ओमेगा 3, इसमें 300 mg ओमेगा 3 है। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था 500 ग्राम वॉलनट खाने के बाद में आपको 300 mg ओमेगा 3 मिलेगा EPA और DHA की फॉर्म में। यहाँ पे आपको वही चीज एक कैप्सूल के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट है 400 ग्राम वॉलनट के, और इसको डीप सी में मिलने वाली साल्मन फिश से बनाया गया है। नो आर्टिफिशियल कलर और नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। एक बात मैं आपको बताऊंगा, हम सब चाहते हैं, अगर जो भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से ग्रो करें और खूब एक्टिव रहें, खूब पढ़े लिखें, सब अपना बढ़िया हो। और इसके लिए हम लोग उनको दूध के साथ में बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर, ये सब कुछ जो है वो देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाया है कंटेंट, क्वालिटी और कॉस्ट का। हम लोगों को लेबल रीड करना नहीं आता, इसीलिए आज मेरा एक अटेम्प्ट है आप लोगों को लेबल रीड कैसे करते हैं ये बताने का। अगर अपन बात करें एनर्जी की, तो न्यूट्रीलाइट के किड्स ड्रिंक में 102 किलो कैलोरी एनर्जी है, जबकि बॉर्नवीटा में 79 किलो कैलोरी है और पीडियाश्योर में 92 है। अगर हम बात करें शुगर की, तो इसमें 10.7 ग्राम्स है और बॉर्नवीटा और पीडियाश्योर में 0 है। बात करें प्रोटीन की, तो 4.15 ग्राम प्रोटीन न्यूट्रीलाइट में है और 1.4 2.8। ऐसे करते करते विटामिन A, C, D, B1, B2, B6, B12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सोडियम, ये सारे कंटेंट ये इन प्रोडक्ट्स के लेवल्स के पीछे लिखे हुए हैं। सोचिए, कैल्शियम 200 mg न्यूट्रीलाइट में है, 20 mg बॉर्नवीटा में है और 77 mg पीडियाश्योर में है। और इसके बाद में जो इसकी कॉस्ट हमें लेवल में लिखी हुई दिखती है वो है 500 ग्राम की 960 रुपीज न्यूट्रीलाइट की, बॉर्नवीटा की 378 ग्राम और पीडियाश्योर की 1180 फॉर अ केजी। लेकिन अगर हम लोग इसके लेवल्स के थ्रू इसको कंपेयर करें तो हम पाएंगे इतनी ही चीजें लेने के लिए हमें 3000 रुपए से ज्यादा बॉर्नवीटा में खर्चा करना पड़ेगा, हमें 3000 रुपए से ज्यादा पीडियाश्योर में खर्चा करना पड़ेगा, और वही चीज हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक चीजें हमें 1920 रुपए में हमें न्यूट्रीलाइट ब्रांड ऑफर कर देगी। फ्रेंड्स, न्यूट्रीलाइट की शुरुआत 1934 में हुई थी डॉक्टर कार्ल रियनबर्ग के द्वारा। उन्होंने जब अपनी पहली मल्टीविटामिन बनाई तो उनका विजन इतना स्ट्रांग था, वो जान रहे थे कि आज से 80 सालों के बाद में लोगों को वही डिजीज होगी जो उनकी लाइफस्टाइल से ओरिजिनेट हो रही होगी। अगर मैं आपको बात बताऊं एक डायबिटीज के बारे में लास्ट के 2 मिनट में, तो बेसिकली डायबिटीज क्या है? डायबिटीज हमारी बॉडी में जब शुगर एक्युमुलेट हो जाती है उसको हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो शुगर हमारी बॉडी में आई कहाँ से? क्या हमने चीनी खाई? नहीं, हमने जो भी खाना खाया उसमें से कुछ खाना जो एनर्जी में कंज्यूम हो गया और कुछ खाना जो है हमारी बॉडी में बना रह गया। तो अगर हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम होता है या हमारा जो खाना है वो हम ज्यादा खाते हैं या हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, तो धीमे धीमे हमारी बॉडी के अंदर
खाना जो कि ग्लूकोज या सुक्रोज के फॉर्म में होता है वो धीमे 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 करते करते एक्यूमुलेट हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है हम वॉशरूम में जाते हैं और हमें लगता है कि पेशाब में जलन सी हो रही है। जब हम चेक कराते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो शुगर का लेवल है वो 150 पहुंचा हुआ है। और डॉक्टर फौरन कहता है आलू बंद, चावल बंद और बैगन बंद और फला बंद और नमक बंद। लेकिन अगर अपन देखें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेटाबॉलिज्म के वीक होने से। और मेटाबॉलिज्म के वीक होने की जो होती है शुरुआत वो कहाँ से होती है? विटामिन बी और बॉडी में फाइबर की कमी से। तो सोचिए कोई भी डिजीज होती है जो कि डॉक्टर के समझ में नहीं आती है वो पहले हमें क्या देता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो सोचिए इस तरीके से विटामिन बी कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज से मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी खाते हैं उसके लिए उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं ये जरूर चेक करें। अपनी हेल्थ की परवाह करें, अपनी फैमिली की हेल्थ की परवाह करें, क्योंकि आप से जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ में, आपके थाली में वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस कि आपको हेल्थ सप्लीमेंट का यूज जरूर करना चाहिए।